इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन है और उसको हम डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर सिर्फ मैं आपका ध्यान, आपको जहां पर भी मैं केंद्रित करूं सिर्फ वहीं पर आपका ध्यान जाना चाहिए, बाकी आप खुद एक्स्ट्रा मत सोच लेना। देखिए गलती कहां पर होती है, मैं सिर्फ वही गलती आपको दिखाऊंगा। देखो होता क्या है कि पहले वाला सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड से यस व्हेन हिज और हर नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर। यहां पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि देखिए अगर कभी भी स्टार्टिंग में कभी भी ईच ऑफ आ जाए, है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ये कभी भी स्टार्टिंग में आ जाए तो आपको ये समझ लेना है कि इसके साथ आने वाला जो ये नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आती है इसके साथ वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो याद रखना है स्टैंड जो है वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वाली कंडीशन में होती है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं या फिर ईएस लगा देते हैं तो वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंगुलर बन जाती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर। तो इसलिए यहां पर स्टैंड नहीं स्टैंड्स आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाने से वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, स्टैंड्स आना चाहिए। तो जो हमारा गलती है वो बी वाले पार्ट में। एक बात समझाऊं, जैसे मैंने लिखा यहां पर ही गो, अब बताओ यहां पर ही गो या फिर गोज आएगा, सोचो। यहां पर गोज आएगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि देखो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब की भी सिंगुलर की जरूरत होती है, इसलिए हमने क्या किया, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा दिया तो ये वर्ब बन गई सिंगुलर। अब ये बन गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने एक सेंटेंस बहुत देखा होगा, आई लव, है ना, आई लव यू। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर देखिए लव लिखा हुआ है और यहां पर लिख देता हूं लव्स, सोचो इसमें क्या है। देखो आई जो होता सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ कॉन्सेप्ट ये होता है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब आपको पता है ना आई के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपको याद रखना है। यानी आई के साथ, आई हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। अब इस वाले सेंटेंस में बस छोटी सी बात आपको समझनी है, जहां पर भी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले वहां पर ऐसा ही आपको दिमाग लाना है जैसे मैं लगा रहा हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, कर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, ये चीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर वर्ब से पहले अगर कोई भी, यानी कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकता ना, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो बस अब एक बात बताइए, यहां पर जो लिख रहा है माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है ना, तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो यहां पर देखो आई आना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या है, इसमें गलती है। सर अगर यहां पर योर सेल्फ होता तो यहां पर यू आ जाता, हमें सब्जेक्ट लिखना होता। समझ में बात आ रहा है? अगर यहां देम सेल्व्स होता तो मुझे दे लिखना पड़ता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि वर्ब से पहले क्या करना है, अपन को सब्जेक्ट का रूप यहां पर लिखना होगा। जबकि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इतना ठीक है, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनको हमें यूज नहीं करना होता है। कब? जब सब्जेक्ट की बात हो। तो आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ अवर नेशन। इसमें गलती छांटना बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करेगा। आपको याद रखना हमेशा, अगर कभी भी ऐसे आ जाए इज कॉल्ड वगैरह और आगे अगर किसी का टाइटल लिखा हुआ है तो कभी भी आपको एज यूज नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखो। अच्छा सर जी हम क्यों नहीं यूज करें, बता दो थोड़ा सा। देखो आपके दिमाग में एक, किसी न किसी के दिमाग में ये भी आएगा, सर लाइक भी तो लगा देते हैं, जैसे लाइक राम श्याम, है ना, लाइक यू एंड हिम, तो ऐसे भी तो आ जाता है ना। देखो पहली बात तो यहां पर एज आपको ना ही लाइक यूज करना ना ही आपको एज यूज करना, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं। देखो लाइक के बाद आपने देखा होगा कभी कभी राम एंड श्याम भी आ जाता है ना, दे या फिर यू आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखो लाइक के बाद अगर हम एग्जाम्पल की तौर पर अगर हम लाइक का यूज करेंगे
तो लाइक के बाद नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है, और एज के बाद क्या आएगा, पूरा पूरा सेंटेंस आता है। तो एक बात बताइए, इस एज पहले तो ये आएगा ही नहीं, दूसरी बात इसके बाद देखो पूरा कोई सेंटेंस थोड़ी है, ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। बताओ द फादर ऑफ अवर नेशन, इसमें कोई वर्ब दे रखी है क्या? नहीं, इसलिए यहां पर देखो एज गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड द डोर, यानी मेरे दरवाजा खोलने से पहले चोर भाग चुका था। ये वाले सेंट देखो, अगर आपको टेंस पर कमांड अपनी क्लियर करनी है तो मैंने आपको सिर्फ 4 टेंस बता रखे हैं, 3 या 4, वो सर्च कर लेना, टेंस बाई रामसर सर्च करके वो मिल जाएंगे, और उनको सिर्फ यदि देख लेना जिनके भी टेंस क्लियर नहीं है, आपका 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, टेंस में देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लेना, उसमें सिंस फॉर का यूज हमेशा आता है। एक और टेंस पर कमांड रख लेना, पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा सेकंड फॉर्म वाला और डिड वाला आता है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक और होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बस ये 3 टेंस आपको आने चाहिए यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अब मैं यहां पर बात करता हूं, देखो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें एक चीज का बस एक चीज ध्यान रखना, ये ट्रिक है, बीच में क्या दे रखा है, बिफोर। बताओ बिफोर का हिंदी का मतलब क्या होता है? पहले। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि अगर पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तरफ तो हेड थर्ड फॉर्म चलता है और एक तरफ सेकंड फॉर्म चलती है, क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो उसमें हेड थर्ड फॉर्म मेन रोल होता है, उसी से तो पहचाना जाता है ये पास्ट परफेक्ट है, वरना उन्हीं पास्ट इंडेफिनिट बोल देते उसे। तो इसलिए हेड थर्ड फॉर्म मेन रोल अदा करता है। तो ये याद रखना, अगर बीच में बिफोर लिख रहा है इसका मतलब सोचना क्या लिखा है, पहले, तो मतलब पहले हेड थर्ड फॉर्म आएगा। अगर बीच में मान लीजिए बीच में अगर आफ्टर लिख रहा है तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, मतलब ये हो गया कि बाद वाले सेंटेंस में हेड थर्ड फॉर्म आएगा। तो बस इसके जो इसका हिंदी में मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग हेड थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अब देखो बिफोर लिख रहा है, इसका मतलब लिख रहा है पहले, यानी इसके साथ, यानी जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हेड थर्ड फॉर्म आएगा। अगर यहां बिफोर, अगर आफ्टर लिखा रहता तो मतलब ये होगा इसके बाद जो ये सेंटेंस है इसमें हेड थर्ड फॉर्म आएगा, बाकी जो बचा होता है उसमें सेकंड फॉर्म आ जाता है। अब यहां पर एक बात सोचो, बिफोर का मतलब पहले, मतलब पहले हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या तो सिर्फ सेकंड फॉर्म दे रखी है जो कि गलत है। यहां पर आना चाहिए द थीफ हैड एस्केप्ड, हेड जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखिए, अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्कैंडल। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि कभी भी, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। क्या नहीं आता? इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। ठीक है, चलिए, हाँ, लेकिन अगर मान लो ये हो जाए लुक, तो लुक के बाद तो इनटू आता है। लुक इनटू का मतलब होता है सर्च करना, तलाश करना, प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो ये हो गया। तो लुक के बाद तो इनटू आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू नहीं आता। ये 2 चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गएंगे, आपको कोई डाउट नहीं। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। देखो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी? जिसमें एस वाला। अगर मानो यहां पर इज आर होता तो मैं क्या लगाना पड़ता? इज। अगर यहां पर वॉज वर होता तो मैं क्या लगाना पड़ता? वॉज। आगे बात करते हैं। देखो, ये वर्ब है और वर्ब से पहले कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऐसा सब्जेक्ट यूज नहीं होता, तो मैं माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या कर देंगे? आई। अगर यहां पर योर सेल्फ होता तो यहां पर यू हो जाता, मतलब सब्जेक्ट वाला रूल। आगे बात करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज, आपको पता है कि कभी भी अगर इज कॉल्ड, आर कॉल्ड, वॉज कॉल्ड ऐसे कुछ आता है, उसके बाद अगर टाइटल है तो उसमें एज वगैरह हम नहीं लगाते, कॉल्ड वाले और पैसिव फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि पास्ट परफेक्ट में बिफोर का मतलब पहले, और पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म आएगा। अगर यहाँ आफ्टर लिखा रहता तो आफ्टर माने बाद, मतलब बाद वाले में हेड थर्ड फॉर्म आएगा। अगर नहीं दे रखा है तो मतलब वो एरर हो जाएगा। आगे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के बाद डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन यहां पर इनटू नहीं आता। अच्छा, लुक के बाद इनटू आता है। लुक इनटू का मतलब होता है सर्च करना, लुक माने देखना, और लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो लुक एट मतलब किसी की तरफ। लुक इनटू का मतलब सर्च करना। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। आई होप एक पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। देखो, आपको सेम मीनिंग आपको बताना है। आगे बात करते हैं। देखो, प्रेजुडिस, तो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है बाइज्ड करना, मतलब पक्षपात करना। सिंपल है ना? प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना। चलिए अब बात करते हैं। देखो, मॉन्यूमेंट, अब ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब अनभिज्ञ, जिसको कोई जानकारी नहीं हो। इनोसेंट है, बिल्कुल मासूम है वो। फूलिश का मतलब बेवकूफ, कंफ्यूज्ड का मतलब पता है। आगे बात करते हैं। देखो, मॉन्यूमेंट,
अच्छा, मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है सर? देखो मॉन्यूमेंट का मतलब हो, जैसे आपने देखा द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट प्लेस, तो मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, जो मेमोरियल होता है, किसी की याद में बनाया जाता है। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, तो मेमोरियल है वो, तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? मेमोरियल। जबकि देखो टॉम और म्यूजियम और एपिटफ, अच्छा ये अलग है थोड़ा सा। एपीटीएफ का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो कब्र होती है ना कब्रिस्तान में, उनके ऊपर उनका सन लिख देते हैं, कौन सी सन में उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो आपने कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर देखा हुआ है ना, तो उसे बोलते हैं एपीटेफ। क्लियर है? तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, देखो केयर का सेम मीनिंग क्या होगा? तो केयर का मतलब क्या होता है? किसी की चिंता करना, यस और नो। तो केयर का मतलब होता है कंसर्न, किसी की चिंता करना, कंसर्न करना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा चिंता होना, उसे बोलते हैं केयर या फिर कंसर्न। अच्छा ये डिस्ट्रेस का मतलब, डिस्ट्रेस का कहना मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में था, तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है सैड या फिर थोड़ी सी परेशानी में होना, दुखी होना। ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी, ठीक है, ट्रबल वाटर मतलब परेशानी के अंदर होना। चलिए, और ये प्रेशर का तो मतलब आप सभी को पता होगा, दबाव। बात करते हैं, देखो ट्रिवियल। अच्छा ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कई बार पूछा गया है। ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनसिग्निफिकेंट जो बहुत कम हो, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं हो, एकदम नगण्य। अच्छा अनपॉपुलर, जो पॉपुलर नहीं हो। स्टूपिड मतलब बेवकूफ एक तरह से। और इरेलीवेंट, कहना इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो मतलब गलत जानकारी, इरेलीवेंट, जिसका कोई रेलिवेंट ना हो। बात करते हैं, देखिए कॉम्पिटेंट करना। अच्छा कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सबको याद रखना है, बाकी मजे मत लेना, याद कर लेना इनको, वरना आपको ये जब एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत रोएंगे कि यार ये तो वही था जो सर ने बताया था। तो इसलिए इन सभी को आपको याद रखना है। देखो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होता है, किसी भी काम पे कैपेबल होता है, कैपेसिटी होती है उसके अंदर, तो ये हो जाएगा एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, सूटेबल, एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट ये बिल्कुल अलग है। तो ये कॉम्पिटेंट का जो सेम सिनोनिम होता है वो एफिशिएंट को शो करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो आगे आपको क्या करना है, जितनी भी अंडरलाइन हो रही है सिर्फ उन्हीं पर आपको ध्यान देना है, बाकी अलग से आपको कुछ भी नहीं सोचना। बाकी ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ उसे मत पढ़ो। यहां पर लिखा हुआ है क्राइंग फॉर द मून, मतलब क्या हो गया कि मून के लिए क्राई करना, चिल्लाना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, तो ये आप सभी को पता होगा कि बहुत एकदम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो क्राई फॉर द मून का होता है जब एक बात आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है वो मून को देख करके चंदा मामा ऐसे करता है। मतलब क्या होता है? मून काफी दूर होता है लेकिन हम उसके लिए चिल्लाते हैं। मतलब क्या हो गया कि वो इम्पॉसिबल है ना, मतलब विशफुल थिंकिंग है। मतलब विशिंग फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है उसके लिए विश करना, उम्मीद करना, उसे बोलते हैं क्राइंग फॉर द मून। आगे अंडरलाइन क्या हुआ है, देखो गेव अवे। गिव अवे का मतलब क्या होता है? देखो आपने यूट्यूब पर बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा कि गिव अवे एक कंपटीशन होता है। ठीक है, तो कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं वो गिव अवे कंपटीशन रखते हैं, तो वो बाकी क्या होता है आप सर्च कर लेना गिव अवे कैसे कंपटीशन होता है। अब देखो गिव अवे का मतलब होता है कि वो कोई प्राइस फिक्स कर देते हैं और एक तरह से गेम होता है, और उसमें जितने भी सब्सक्राइबर जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उनका नाम जो होता है लिस्ट में आ जाता है। और गिव अवे के अंदर सैमसंग का फोन रख दिया या फिर एप्पल, ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो उसमें रखी जाती हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो गिव अप, देखो गिव का मतलब होता है देना और अवे का मतलब वही देना एक तरह से, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हो जाएगा गिव अवे। तो गिव अवे सेकंड फॉर्म है, गिव अवे फर्स्ट फॉर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इनको आपको याद रखना है, बस यही डिफिकल्ट है कि आपको याद नहीं है, थोड़ा सा जल्दी याद कर लेना। आगे बात करते हैं, देखिए स्पिक एंड स्पान, ये कई बार पूछा गया है। स्पिक एंड स्पैन, ये इसका मतलब शी कैप्ट हर होम स्पिक एंड स्पैन, मतलब उसने अपना घर को एकदम क्लीन एंड टाइडी, मतलब एकदम साफ सुथरा रखा था, तो ये हो जाएगा क्लीन एंड टाइडी का मतलब क्या हो जाएगा? स्पिक एंड स्पैन। चलिए बात करते हैं आगे। ही इज अ नेशनलिस्ट टू द कोर। अच्छा टू द कोर का मतलब क्या होता है? ये मैंने एसएससी 10+2 में देखा था। मतलब ये होता है कि टू द कोर, ये कई बार पूछा है, मतलब कंप्लीटली। मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे तुमने बोला, मान लो कोई बच्चा वो बोल रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट टू द कोर, मतलब मैं कंप्लीटली एक छात्र हूं, जो छात्र के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो है मेरे अंदर। मतलब वो बोल सकता है कि आई एम अ स्टूडेंट टू द कोर। टू द कोर का मतलब होता है, मान लो ये चीज है और इसका एक कोर है, भुजा है, तो मतलब बिल्कुल भुजा तक, जो जिसका लास्ट पॉइंट है वहां तक कोई चीज होती है, तो उस वल कंप्लीटली हो गया ना। यहां से कोई चीज अगर स्टार्ट हुई है यहां पर खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया।
तो ये हो जाएगा कंप्लीटली हो जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे इंपॉर्टेंट कुछ और भी हैं उन पर बात कर लेते हैं। आगे देखो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको भरवाने के लिए आ जाता है। आगे लिखा हुआ देखो, डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत सारा इनफ टाइम है हमारे पास, अभी तो ट्रेन आने में काफी मतलब पर्याप्त समय है। तो यहां पर देखो जो सूटेबल है वो बिल्कुल इनफ आ रहा है, इनफ टाइम। मैंने बोला देखो आपको हमेशा याद रखना है, इनफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। अच्छा अगर मान लो ये अगर नाउन नहीं होता, आपको 2 चीज याद रखनी है कि याद रखना हमेशा कि जैसे इनफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद आपको इनफ लगाना है। बस ये याद रखें, मतलब नाउन से पहले इनफ आता है और एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। बस 2 चीजें आपको याद रखनी, क्या कि अगर आपको इनफ यूज करना है तो वो नाउन से पहले आना चाहिए, मतलब इनफ के बाद जो आएगा वो नाउन आएगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव जो इनफ यूज होगा वो एडजेक्टिव के बाद होगा। सर याद कैसे करें, देखो मैंने लिखा इनफ जो होता है वो नाउन से पहले होता है, और दूसरे में लिखा कि एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, इनफ। तो एक बात बताओ, ए के बाद ई आता है कि नहीं आता, आता है, मतलब एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, इनफ आएगा। अच्छा बताओ, एन से पहले क्या आता है, ई, इसका मतलब है नाउन से पहले जो आएगा वो इनफ आएगा। क्लियर है ना। अगर आप कंफ्यूज भी हो जाएं कि नाउन और एडजेक्टिव में ये पहले आता है कि बाद में आता है, तो बस याद रखना कि एडजेक्टिव के तो बाद में आता है और नाउन से पहले आता है। तो यहां पर देखो इनफ वाला एकदम सही है। बात करते हैं देखो आई वॉज मैड ऑन हिम, ये आपको याद रखना। देखो मैड ऑन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी होना, बहुत ज्यादा अत्यधिक वेरी हैप्पी होना, उसे बोलते हैं मैड ऑन, या फिर मैड अबाउट भी उसे बोल देते हैं। तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट चलेगा, मतलब एकदम ये सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। आई वॉज मैड ऑन हिम यानी मैं बिल्कुल उससे क्या था, बहुत ज्यादा हैप्पी था। बात करते हैं आगे, ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन इन हिज डिपार्टमेंट टू द मीडिया, मतलब उसने एकदम डिसाइड कर लिया कि जो करप्शन है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर उसको क्या रिवील किया जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए रिवील का मतलब होता है पोल खोलना। देखो याद रखना हमेशा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। इसका जो रिवील की जगह पर एक्सपोज एकदम बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की अगर कोई पोल खोली जाती है तो उसको भी हम एक्सपोज बोलते हैं। आपने देखा एक्सपोज कर दूंगा मैं तुझे, एक्सपोज हो गया। अगर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी की संस्था, उसके अंदर कुछ इलीगल वर्क चलता है और उसके बारे में यदि आप कुछ उसकी उजागर करना चाहते हैं, पोल खोलना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था की अगर छुपी हुई जानकारी को यदि आप बाहर शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोज। क्या करते हैं, एक्सपोज। ठीक है, और जो रिवील होता है या फिर डिस्क्लोज होता है, इसका मतलब है किसी भी सीक्रेट को, किसी रहस्य को क्या करना, आप बता रहे हैं दुनिया को, तो वो हो जाएगा रिवील करना या फिर डिस्क्लोज करना। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 29 पे क्वेश्चन की, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच द स्टेशन। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे राम सर ने तो बहुत गलत बता दिया। उन्होंने बोला था कि बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब पहले हेड थर्ड फॉर्म आएगा, दूसरे में सेकंड फॉर्म। यहां तो हेड थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ये भैया सेंटेंस ही गलत दे रखा है। होना ये चाहिए था इस सेंटेंस में, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, मतलब यहां पर तो हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए और यहां पर सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो ये सेंटेंस ही थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। बात करते हैं, वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट। ये तो बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ है। हमेशा आपको एक चीज, बस एक ही चीज आपको याद रखना है, बस, और ज्यादा मत पढ़ना। आप हमेशा याद रखना, अनटिल हो या फिर अनलेस हो, इनके बाद कोई मतलब अगर हम बात करें शेल या फिर बिल यूज नहीं होता, बस, यानी इनके साथ फ्यूचर यूज नहीं होता। इसलिए यहां पर देखो अनटिल तो आ नहीं सकता। अब देखो मतलब वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, इट विल बी टू लेट, ठीक है, या फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो देखो बट का तो यहां पर कोई सेंस है नहीं, यहां पर और का एकदम सेंस सही चल सकता है। तो यहां पर वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमको स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर इट विल बी टू लेट, या फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो यहां पर जो और वाला केस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहां पर दे रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट